देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ के सामने मुद्दे दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे, जहां पर राम मंदिर के चंदा चोरी के कांड को लेकर फंसी भारतीय जनता पार्टी। 58,000 प्रधानों के प्रधानी का इस्तेमाल करके होशियार बन रही थी भारतीय जनता पार्टी, तब मैदान में कूदा है कोर्ट दोस्तों, और कोर्ट ने पूरी तरीके से प्रधानों की प्रधानी रद्द करते हुए बीजेपी को 840 वोट का दिया गया है जोरदार तरीके का झटका। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ की पुल बांध रहे नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने जमकर सुनाया है दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सोनिया गांधी के मुलाकात के बाद पार्टी ने 3 बड़े नेताओं की बड़ी नियुक्ति की है दोस्तों। बताएंगे पार्टी ने संगठन के विस्तार को लेकर ले लिया है बड़ा फैसला, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया नारा काफी गूंज रहा है कि काली टोपी कमल निशान चढ़ावा चोरी इनकी पहचान, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी होशियारी दिखाते हुए एक बड़ा फैसला लेती है दोस्तों, यानी प्रधानों के चुनाव को लेकर, यानी ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर कार्यकाल खत्म हो चुका था दोस्तों और चुनाव कराने थे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव कराने से मना कर दिया दोस्तों। भाजपा वाले इस मामले से डर रहे हैं कि आखिर जनता के बीच जाना पड़ेगा, और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आम जनता का आक्रोश बीजेपी को लेकर काफी ज्यादा है, और ऐसे में अगर ग्राम पंचायत के चुनाव कराए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा, तो इससे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर मैसेज जाएगा कि बीजेपी को लेकर जबरदस्त तरीके का गुस्सा है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में डायरेक्ट उतरना चाहती है दोस्तों। उससे पहले कोई भी चुनाव नहीं करवाना चाहती। एक तरीके से भाजपा के नेताओं में खौफ देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने होशियारी दिखाते हुए 58,000 ग्राम प्रधानों की प्रधानी को 1 साल और बढ़ाने का फैसला लिया दोस्तों, और एक तरीके से उनको प्रशासक बना दिया गया। इसके बाद अब जब मामला पहुंचा कोर्ट, तो कोर्ट ने 58,000 प्रधानों समेत बीजेपी को अब तक का सबसे तगड़ा झटका दिया है दोस्तों। भाजपा को लग रहा था कि इन प्रधानों को चुनाव में भेजने की जगह इनको अगर 1 साल तक प्रशासक बना दिया जाएगा तो इनके पास फंड जाएगा, और क्योंकि ये ज्यादातर प्रधान लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में कराए गए चुनाव के दौरान चुनकर आए हैं दोस्तों, और चुनाव के बाद भी बीच में फंड के नाम पर ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी का काम करते हुए नजर आ रहे थे, तो ज्यादातर बीजेपी के लिए ये प्रधान काम कर रहे थे दोस्तों। और इन सबको खुश करने के लिए, इन सब तक फंड पहुंचाने के लिए और उस फंड का इस्तेमाल करके इन प्रधानों के माध्यम से आम जनता को प्रभावित करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई दोस्तों। इस कोशिश को पूरी तरीके से कोर्ट ने विफल कर दिया दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि जस्टिस सिद्धार्थ नंदन के सिंगल बेंच की अदालत ने पंचायत कार्यकाल 5 साल का निश्चित होता है ये बयान दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि 5 साल तक कार्यकाल हो सकता है। पुराने प्रधानों को प्रशासक बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से उनका कार्यकाल बढ़ाना संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने इस आदेश को नॉन एस्ट बता दिया, यानी अस्तित्व विहीन बता दिया, और प्रधानों को प्रशासक नहीं बनाया जा सकता, और इसीलिए प्रधानों का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया नहीं जा सकता। अब प्रधानों की प्रधानी चली गई है दोस्तों, और अब ये सारे के सारे प्रधान भाजपा वालों को अपने निशाने पर लेंगे दोस्तों, क्योंकि प्रधानों की पावर खत्म हो गई और बीजेपी वाले इन्हीं प्रधानों के माध्यम से ज्यादा वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानों को भाजपा के कार्यकर्ता की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन अब एक एक सवाल का इनको जवाब देना पड़ेगा, बल्कि मामला एकदम उल्टा पड़ गया है दोस्तों। जो प्रधान इस भरोसे बैठे हुए थे कि 1 साल में और ज्यादा विकास का काम करने का मौका मिलेगा और बाद में 1 साल बाद चुनाव में जाएंगे और आम जनता का समर्थन मिलेगा, तो वे लोग पूरी तरीके से बैकफुट पर चले गए हैं दोस्तों। और कोर्ट ने अब तक का तगड़ा झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्लान के ऊपर पानी फेर दिया है दोस्तों। यानी एक और राम मंदिर के चंदा चोरी का मामला, दूसरी ओर 58,000 प्रधानों के प्रधानी जाने का मामला साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे समीकरण पलटने का माहौल बनते जा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीते दिन धर्मेंद्र प्रधान का जन्मदिन था दोस्तों। इस मौके पर नरेंद्र मोदी के द्वारा पोस्ट किया गया। नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ करते हुए कह दिया कि धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय के अंदर, देश के अंदर आप नई शिक्षा नीति का अच्छे ढंग से अनुपालन करवा रहे हैं और इंडिया को नॉलेज का हब बना रहे हैं, और सीखने और आविष्कार करने का गढ़ बनता जा रहा है भारत, और आपकी लंबी उम्र की मैं कामना करता हूं। इस पर पवन खेड़ा की तरफ से जवाब दिया गया दोस्तों, जिसके बाद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। पवन खेड़ा ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान अंकल, हैप्पी बर्थडे, आपको 57वें जन्मदिन की बहुत बधाई। ये आपको बच्चे बोल रहे हैं, जिसमें ऋतिक मिश्रा है, जिसमें अंशिका पांडे है, जिसमें भाग्यश्री है, उमेश माली है, रिया कुमारी थापा है, और ऐसे ही सारे नाम गिनवाए गए हैं दोस्तों। उन सारे छात्रों के नाम है जिन्होंने नीट पेपर लीक होने के बाद अपनी जान दी है दोस्तों। और धर्मेंद्र प्रधान को बोला जा रहा है कि ये सब लोग आपको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, यानी तंज कसते उन्होंने ये बात कही दोस्तों। इस पर राहुल गांधी ने भी मोदी को जमकर फटकार लगाई, और पवन खेड़ा के द्वारा पोस्ट किए जाने पर राहुल गांधी
गांधी ने कहा कि इस सूची में शामिल हर नाम एक ऐसे बच्चे का है जिसका सपना था, परिवार था, भविष्य था, सब कुछ एक टूटी हुई व्यवस्था और एक ऐसी सरकार ने तबाह कर दिया जो ना तो सीखने को तैयार है और ना ही जवाबदेही लेने को तैयार है। इन विद्यार्थियों को याद रखिए हर एक को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधान जी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी तो क्या उन्होंने इन बच्चों के बारे में जरा भी सोचा? यानी बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। और धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ करते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही दोस्तों। इस बात को लेकर राहुल गांधी और ज्यादा भड़के पड़े हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी हाईकमान के द्वारा ताबड़तोड़ फैसले लिए जाने शुरू कर दिए गए हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेत्री सोनिया गांधी के द्वारा वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात किया गया। इसके बाद पार्टी संगठन में बड़े बदलाव कर रही है दोस्तों। जो दावा किया जा रहा था कि 6-7 राज्यों के प्रभारी बदले जाएंगे और 4 महासचिव बदले जाएंगे और बाकी 26 सचिव राष्ट्रीय सचिवों को बदला जाएगा, तो अब उसी दिशा में कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाना शुरू कर दिया है दोस्तों। पार्टी ने 6-7 राज्यों में प्रभारी बदलने को लेकर जो एक इशारा किया था उस पर काम शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सूची जारी की गई है जिसमें पार्टी ने 3 राज्यों के अंदर अपने प्रभारी को बदल दिया है दोस्तों। संजय दत्त को हरियाणा AICC का प्रभारी बनाया गया है, यानी कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त हो चुके BK हरिप्रसाद की जगह लेंगे दोस्तों, जो पहले हरियाणा का प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आपको बता दें कि नए प्रभारी संजय दत्त जो बनाए गए हैं वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी और सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और महाराष्ट्र से पूर्व MLC रहे हैं संजय दत्त। और संजय दत्त के सामने कई तरीके की चुनौती है दोस्तों। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी के तौर पर उनको पार्टी के अंदर गुटबाजी को खत्म करना है दोस्तों। ऐसे ही पार्टी ने लालजी देसाई को उड़ीसा की जिम्मेदारी दी है और उड़ीसा में इससे पहले प्रभारी अजय कुमार लल्लू थे जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेता है दोस्तों। उनको उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में ही पार्टी लेकर आ रही है, यानी यहीं पर काम करेंगे, तो उनकी जगह पर नया प्रभारी लालजी देसाई को मौका दिया जा रहा है। और पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर अविनाश पांडे को हटाकर राजेंद्र पाल गौतम यानी SC डिपार्टमेंट के कांग्रेस पार्टी के हेड और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त कर दिया है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में किए जा रहे जबरदस्त तरीके के बदलाव को लेकर यह बात स्पष्ट हो गई है कि पार्टी संगठन विस्तार को लेकर बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रही है दोस्तों और तत्काल प्रभाव से ये फैसले लिए जा रहे हैं। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीते दिन राहुल गांधी के नेता विपक्ष बने हुए 2 साल हो गए दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने 2 साल में नेता विपक्ष के तौर पर क्या काम किया है इस बारे में पूरी रिपोर्ट कार्ड दी गई है और बताया गया कि 730 दिन हो गए और 2 साल हो गए नेता विपक्ष के। 25 राज्यों का उन्होंने दौरा किया, 162 पब्लिक मीटिंग की, 213 पब्लिक इंटरेक्शन किया यानी आम जनता से मुलाकात की और 42 संसदीय बयान राहुल गांधी के सामने आए और उन्होंने विरोध भी जताया और 62 प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने किया, मीडिया से बात किया। 70 ऑफिशियल प्रोग्राम राहुल गांधी के किए गए, 187 पार्टी के प्रोग्राम किए गए। तो नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने क्या क्या किया इस बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष के रिपोर्ट कार्ड को लेकर पूरी तरीके से सीरियस है। अगर आप भी मानते हैं कि नेता विपक्ष राहुल गांधी जिस तरीके का अपना कार्ड दे रहे हैं, ऐसे ही भाजपा के नेताओं को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अभी तक क्या कुछ किया है, लेकिन कोई बीजेपी का नेता जवाब नहीं देता दोस्तों। सबके सब केवल नरेंद्र मोदी का जवाब जपते रहते हैं ताकि खुद की कोई जिम्मेदारी ना हो और नरेंद्र मोदी की भी जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि जब बात मंत्री के मंत्रिमंडल के फेलियर की आती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्री पर दबाव बनाती है और बाद में दोस्तों चुपके से उस मंत्री को हटा भी देती है और जिम्मेदारी को पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया जाता है, यानी कन्नी काट लिया जाता है जिम्मेदारी से। ऐसे में आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री पर जोरदार तरीके से तंज कसा है दोस्तों। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनका परिवार राष्ट्रीय मुद्दा बन चुके हैं, लेकिन मोहन यादव जी मौन बैठे हुए हैं। अगर बीजेपी 2 मीडिया रिपोर्ट होने के बाद भी इंडियन एक्सप्रेस से असहमत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, यानी भाजपा को अगर लगता है कि उनके खिलाफ मोहन यादव के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं तो बीजेपी वाले मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं कर देते, क्योंकि भाजपा वालों को मानहानि का मुकदमा करने का तो शौक चढ़ा ही रहता है। लेकिन क्योंकि इनको पता है कि मोहन यादव इस मामले पर लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि पूरे सबूत के साथ में सामने से इंडियन एक्सप्रेस वाले रिपोर्ट दे रहे हैं और एक नहीं बल्कि दूसरी बार भी आकर इस पूरे मामले को लेकर पूरे सबूत के साथ में रिपोर्ट दिया गया है। और इसीलिए बीजेपी के नेताओं को चैलेंज कर रहे हैं जीतू पटवारी की अगर दाल में कोई काला नहीं है तो जाओ और केस करो और लड़ाई लड़ो इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ, लेकिन हिम्मत नहीं है भाजपा वालों के पास दोस्तों। और इसीलिए जैसे तैसे मोहन यादव की इमेज बचाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। आपको बता दें कि जीतू पटवारी के द्वारा उनको जो चैलेंज दिया गया है इस पर लगातार चर्चा जारी है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पर जब दबाव बना मोहन यादव से जुड़े मामले को लेकर जवाब देने का, तो बीजेपी वाले जाति का कार्ड खेलने लगे दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि
मोहन यादव का बचाव करते हुए बीजेपी की तरफ से लिखा गया सोशल मीडिया पर कि विपक्ष का अभियान जवाबदेही के बारे में कम और एक ओबीसी मुख्यमंत्री को बदनाम करने के बारे में अधिक प्रतीत होता है, जो जन समर्थन के बल पर लोकतांत्रिक राजनीति के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। यानी अब बीजेपी के नेता मोहन यादव इतने गंभीर आरोपों में उलझे हैं दोस्तों, तब वो अचानक से ओबीसी नेता हो गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि वो जातिवाद का कार्ड खेलकर अपने मुख्यमंत्री को बचा लेंगे। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा जा रहा कि मोहन यादव ओबीसी समाज से है, SC/ST जनरल कैटेगरी किसे है। सवाल ये है कि उनके पास मुख्यमंत्री बनने के बाद जमकर जमीन कैसे आ गई। और अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि आम जनता के लिए मोहन यादव मुख्यमंत्री है, जिनके परिवार को उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जोरदार तरीके का फायदा हुआ, करोड़ों रुपए की डीलें हुई और जमीन को लेकर एक के बाद एक गंभीर सवाल खड़े हुए, तो आम जनता मोहन यादव को ओबीसी नेता नहीं बल्कि राज्य का मुख्यमंत्री देखती है और इसीलिए आम जनता इनसे सवाल पूछ रही है। दोस्तों बीजेपी वालों को लग रहा है कि ओबीसी का कार्ड खेलेंगे तो विपक्ष के लोग सवाल नहीं उठाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि मोहन यादव से जुड़े इस मामले को लेकर जोर शोर से मुद्दा उठाना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दो सरकारों की दो नीति से दो तरीके के परिणाम सामने आते हैं। दोस्तों परिणाम सामने आते हैं कोलकाता के अंदर स्कूल ने बच्चों को मिड डे मील में अंडा देने से यानी अंडा खाने से मना कर दिया है दोस्तों, और इस्कॉन को जिम्मेदारी दी गई है मिड डे मील बनाने की दोस्तों, और इसीलिए इस्कॉन वालों ने कहा है कि बच्चों को अंडा मुहैया नहीं करवाया जाएगा। ऐसे में दोस्तों अब ये जो खबर सामने आती है कि बच्चों को अंडा खाने के लिए नहीं दिया जाएगा, तो इस पर कर्नाटका की एक रिपोर्ट का जिक्र किया जाता है, जहां पर कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से लगातार बच्चों को मिड डे मील में अंडे दिए जा रहे हैं दोस्तों, अंडा खाने को दिया जा रहा है, जिस कारण से बड़ी संख्या में बच्चों के उपस्थिति को भी देखने को मिला है। यानी बड़ी संख्या में बच्चे आते भी हैं क्योंकि मिड डे मील में अंडा भी मिलता है, तो एक तरीके से बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों। और दूसरा बच्चों के लिए एक हेल्दी यानी बच्चों के लिए स्वास्थ्यपूर्ण एक व्यवस्था है, जिसमें एक अंडे से अच्छा खासा प्रोटीन एक बच्चे को मिल जाता है और तमाम तरीके की दिन की रोजमर्रा की जो जरूरतें होती है वो पूरी हो जाती है। और लेकिन बीजेपी के लोग अपने आप को सात्विक बताते हैं दोस्तों, और दूसरा कहते हैं कि वो अंडा, चिकन और मटन नहीं खाते हैं, जिस कारण से आम जनता पर खासकर जो युवा जो बच्चे हैं दोस्तों उन पर भी ये थोपने की कोशिश की जा रही है। आप लोग की इस पूरे मामले पर क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उस बयान पर तत्काल माफी मांगने की बात कही, जिसमें उन्होंने तिलचट्टा जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों को आतंकवादियों की बी टीम कहा था। रायबरेली से सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता के अहंकार में डूब चुके हैं शिक्षा मंत्री और उनकी ये टिप्पणी उनके लिए कोई आश्चर्यजनक नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि देश खाद्य उत्पादन करने वाले किसानों को पेशेवर आंदोलनकारी बताना, परजीवी बताना और राष्ट्र विरोधी बताना बीजेपी के लोग पहले भी कर चुके हैं, और भाजपा के लोग एक बार फिर से देश के किसानों के बाद देश के युवाओं के पीछे पड़ गए हैं दोस्तों, और देश के युवाओं को आतंकवादियों की बी टीम और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा मंत्री को पूरा अहंकार है कि नरेंद्र मोदी इनसे इस्तीफा नहीं लेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर इस्तीफा लेंगे तो नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी खुद इस्तीफा देंगे? और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान को नरेंद्र मोदी बचाएंगे, तभी तो नरेंद्र मोदी को धर्मेंद्र प्रधान बचाएंगे, और इसीलिए दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए आम जनता के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान को जो मन कर रहा है वो बयान देने की इजाजत दे रहे हैं दोस्तों। और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो आम जनता को और जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं दोस्तों जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उनको आतंकवादी की बी टीम बता रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे कांग्रेस पार्टी का आंदोलन लगातार जारी रहेगा, और जब तक इस्तीफा नहीं होगा धर्मेंद्र प्रधान का। राहुल गांधी ने कहा कि मंत्री के इस्तीफा तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे और साथ में माफी और मंगवाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने तो पूरी तैयारी कर रखी है दोस्तों, जहां जहां धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं वहां उनका विरोध हो रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि इनकी वजह से कई सारे बच्चों की जान चली गई और धर्मेंद्र प्रधान अहंकार में डूबकर छात्रों को लेकर अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, साथ ही साथ राजधानी दिल्ली में आगामी चुनावों को लेकर दिल्ली कांग्रेस मोड में आ गई है, चुनावी मोड में आ गई है दोस्तों। पार्टी ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए हैं दोस्तों। पार्टी ने कमेटी यानी दिल्ली प्रदेश कमेटी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया है। बूथ स्तरीय नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा से उठाया गया कदम है, जिसमें 70 विधानसभा सीटों पर 509 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2022 में ब्लॉक और बूथ के बीच में मंडल इकाई बनाने का फैसला किया था। दिल्ली प्रदेश कमेटी यानी DPCC के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने एक बयान देते हुए कहा कि ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होगी और इनका उद्देश्य जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना और संगठन को ऊर्जावान बनाना है। 70 विधानसभा सीटों पर नियुक्त हुए मंडल अध्यक्ष 509 मंडल अध्यक्षों को दिल्ली की सभी जिला इकाइयों और विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त किया गया है। बयान में कहा गया कि नव नियुक्त पदाधिकारी को कांग्रेस की विचारधारा, संगठनात्मक सिद्धांतों के अनुरूप काम करने और अपने अपने मंडल क्षेत्रों के अंदर पार्टी को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाए रखने और समय समय पर पार्टी द्वारा जारी कार्यक्रमों और अभियानों को लागू करने के दिशा से उठाया गया बड़ा कदम है। SIR के बीच कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में भी SIR चल रहा है दोस्तों। साथ ही साथ
पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से चल रही संगठनात्मक उठापटक के बीच में जल्द बड़े फैसले के संकेत मिल रहे हैं दोस्तों। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह राजा वड़िंग और कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली में मुलाकात की है। इससे पहले 2 दिन में वरिष्ठ नेता और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी वेणुगोपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। दोस्तों सूत्रों के अनुसार पंजाब कांग्रेस के संगठन में बदलाव को लेकर शीर्ष नेतृत्व लगातार मंथन कर रहा है। माना जा रहा है कि प्रदेश इकाई में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति और संगठन के पुनर्गठन को लेकर जल्द घोषणा हो सकती है। पिछले कुछ समय से पार्टी के भीतर नेतृत्व और संगठन को मजबूत करने की कवायद चल रही है तथा कई वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक भी लिया जा रहा है। उस आधार पर पार्टी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी और नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। इसके बाद जो कैंपेन कमेटी है उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो पूरी तैयारी हो चुकी है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली के बाद कांग्रेस पार्टी ने कुरुक्षेत्र जिले के अंदर भी नवनियुक्त खंड के अध्यक्षों के सम्मान में समारोह आयोजित किया। दोस्तों कार्यक्रम में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मेवा सिंह, थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा और शाहबाद के विधायक रामकरण काला ने नवनियुक्त खंड अध्यक्षों का स्वागत किया। दोस्तों जिला अध्यक्ष मेवा सिंह ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की सफलता उसके मजबूत संगठन पर निर्भर करती है। कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम लगातार कर रही है। उन्होंने बताया कि आगामी समय में ग्रामीण और शहरी स्तर पर भी संगठनात्मक नियुक्तियां और ज्यादा बड़े स्तर पर किया जाएगा और अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार जनता से जुड़े मुद्दे को प्राथमिकता के साथ में, प्रमुखता के साथ में उठा रहे हैं और इन मुद्दों को हमको भी और ज्यादा प्रमुखता के साथ में उठाना है। साथ साथ दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने आती है। पुणे के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हुए मराठा उम्मीदवारों के सम्मान समारोह से जुड़ा हुआ दोस्तों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा की सांसद मेधा कुलकर्णी ने अपने पार्टी के विधायकों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। दोस्तों उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे पहली पंक्ति में बैठने से रोका गया। भाजपा के विधायक अभिमन्यु पवार पर उन्होंने ये आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि कोई गलतफहमी नहीं थी और इससे इंकार किया गया कि इस मामले में जाति का कोई मुद्दा ही नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आयोजन उन मराठा समुदाय के 3 उम्मीदवारों के सम्मान में किया गया जिन्होंने यूपीएससी और एमपीएससी और अन्य संस्थानों के द्वारा आयोजित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास करके अपना झंडा बुलंद किया। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक शहर के गणेश कला क्रीड़ा मंच पर एक स्वायत्त संस्थान छत्रपति शाहू महाराज रिसर्च ट्रेनिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी सारथी द्वारा ये आयोजन किया गया था। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए कुलकर्णी ने आरोप लगाया कि पवार ने उन्हें पहली पंक्ति में बैठने से रोका और कहा कि ये कार्यक्रम मराठा समुदाय का है। उन्होंने कहा कि इस आदेश के तुरंत बाद वो कार्यक्रम से चली गई क्योंकि अन्य सांसद वहां पर मौजूद नहीं थे और इसलिए अधिकारियों का मानना था कि प्रोटोकॉल के अनुसार उनको पहली पंक्ति में बैठना चाहिए। अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक पिछड़ा विकास महामंडल के चेयरमैन नरेंद्र पाटिल ने कहा कि वो यहां बैठने के हकदार थे। तो ऐसे में दोस्तों लगातार अब जाति को लेकर राजनीति जारी है। भारतीय जनता पार्टी की नेता दावा कर रही है क्योंकि वो ब्राह्मण समुदाय से आती है तो बीजेपी के मंच पर उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, एक तरीके से अपमानजनक बर्ताव किया गया। साथ साथ प्रयागराज के अंदर समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मण समाज के 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ने का फैसला लिया। दोस्तों सपा में शामिल हुए कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, ध्वस्त कानून व्यवस्था, शंकराचार्य का अपमान और राम मंदिर के चंदा चोरी का मामला उठाया और कहा कि हम बीजेपी के साथ नहीं रह सकते क्योंकि ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में दोस्तों बहुजन समाज पार्टी लगातार ब्राह्मण समाज को साथ में जोड़ने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अपने प्रयास लगातार जारी हैं। दोस्तों ऐसे में योगी आदित्यनाथ को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर एक जबरदस्त तरीके का गुस्सा है। दोस्तों गुस्सा इतना ज्यादा है कि योगी आदित्यनाथ की रैली में लोग ही नहीं आ रहे। गोरखपुर में खाली पड़ी कुर्सियों के बीच में योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे थे तो लोगों ने तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि कुर्सियां खाली है और योगी भाषण दे रहे हैं। जब गोरखपुर के अंदर इनके तथाकथित विकास का यह हाल है कि आम जनता इनसे जुड़ना नहीं चाहती तो अन्य क्षेत्रों के अंदर तो क्या ही हाल होगा, ये तो सब जानते ही है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों योगी आदित्यनाथ की गिरती लोकप्रियता और दूसरा जो भी हाल फिलहाल में कोचिंग में एक बड़ा हादसा हुआ था दोस्तों और कई लोगों की जान चली गई, बच्चों की जान चली गई और पीड़ित परिवार के लोग जब योगी आदित्यनाथ को सारी बातें बताने लगे तो योगी आदित्यनाथ कहने लगे कि भाषण मत दो। यानी दोस्तों योगी आदित्यनाथ के शब्दों को लेकर आम जनता के बीच में काफी गुस्सा है कि इस तरीके से अहंकारी शब्द बोल रहे हैं एक मुख्यमंत्री। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ एक दिन पहले बिहार पहुंचे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने पटना में इमरजेंसी पर लंबा चौड़ा भाषण दिया। दोस्तों बिहार के वरिष्ठ समाजवादी नेता और पूर्व राज्यसभा के सांसद शिवानंद तिवारी ने कुछ प्रश्न उठाए। दोस्तों उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा के भाषणों पर उनके कुछ आवश्यक प्रश्न है, जिसके बाद उन्होंने विस्तार से उस दौर पर चर्चा की और कहा कि जेपी नड्डा से संघ और विद्यार्थी परिषद के माफीनामे को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान किन लोगों ने माफी मांगी थी जरा ये बताना। यानी इमरजेंसी में इंदिरा गांधी को लेटर लिख लिखकर माफी मांगा करते थे ताकि इंदिरा गांधी इन पर कोई कार्रवाई ना करे। शिवानंद तिवारी ने राजनीतिक तथ्यों को रखा। दोस्तों उन्होंने कहा कि
जेपी नड्डा के बयान को कोट करते हुए कि रमाकांत पांडे जी ने जयप्रकाश नारायण को काली पूजा के अवसर पर बुलाया था, जहां छात्रों ने लोक नायक जयप्रकाश जिंदाबाद के नारे लगाए थे। मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार ऐसी घटनाक्रम कभी हुआ ही नहीं। लोक नायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को आंदोलन के दौरान मिली थी और शिवानंद तिवारी ने इसके बाद और कई सारे सवाल पूछे हैं। दोस्तों कुल मिलाकर भाजपा वाले इमरजेंसी में लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं, जबकि संघ के लोग इमरजेंसी का समर्थन कर रहे थे, पत्र लिख लिख कर समर्थन कर रहे थे। दोस्तों आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचते रहे। जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत